कि उस समय का जो भारत था, उस समय का जो सिपाही था, उन सब के दर्द एक जैसे थे और वो अपने दर्द के बारे में एक दूसरे से बखूबी बात करते थे और इस बात पर भी डिस्कस करते थे कि हम कैसे अपना विद्रोह प्रारंभ करेंगे। और जब एक इन्फेंट्री, एक बटालियन ने मना किया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो दूसरी बटालियन को भी ये मैसेज भेजा गया कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो ये आप देखिए कि पूरा पूरा भारतीय सैनिक एक दूसरे से बहुत अच्छे से, एक दूसरे से सूचनाओं के माध्यम से जुड़े हुए थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। आप उस समय कल्पना कीजिए, जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हमने कितनी बढ़िया योजना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बेहतरीन विद्रोह किया। लेकिन वो विफल क्यों हुआ? कुछ भारतीय कुत्तों के कारण, जिनको अंग्रेजी रोटी ज्यादा पसंद आ रही थी, भारतीय रोटी अच्छी नहीं लग रही थी। अब हम चल रहे हैं समझने कि विद्रोह के विफल होने में और विद्रोह इतना बड़ा विद्रोह कैसे बना, उसमें किन चीजों ने योगदान दिया। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है सूचना का आदान प्रदान, जनसंचार। आप सब जानते हैं कि उस समय सरकार भारत की नहीं थी, भारतीय लोग सरकार में नहीं थे। सरकार में कौन था? सरकार में थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात अंग्रेज थे सरकार में। सरकार में अंग्रेज थे। तो उस समय के जितने भी सूचना के साधन थे, उन सूचना के साधनों पर नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का, भारतीयों का नहीं। भारतीयों का किसी पर भी नियंत्रण नहीं था। हर चीज पर नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का। यह बात याद रखना। फिर भी भारतीयों ने उसका प्रयोग किया अपने विद्रोह के काम के लिए। वो कैसे किया, इसी को चल रहे हैं हम समझने। और अंग्रेजों ने उसी का प्रयोग करके कैसे भारतीयों का विद्रोह रोका, ये भी हम चल रहे हैं समझने। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि संचार साधनों ने किस प्रकार से इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में और इस विद्रोह को रोकने में सहायता की है। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विद्रोही योजनाबद्ध एवं समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। इतिहासकारों का मानना है कि जिन लोगों ने विद्रोह किया, उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से विद्रोह किया और बहुत ही समन्वित ढंग से, मतलब कंप्लीटली डिसिप्लिन तरीके से चल रहे थे अपने लक्ष्य की तरफ। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि ये विद्रोह विफल हुआ? वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने इस विद्रोह को विफल कर दिया? ये चलिए पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले विद्रोहों के प्रारूप में उपलब्ध समानता का मुख्य कारण विद्रोह की योजना एवं समन्वय में निहित था। देखो, आपको मैंने पहले बता दिया कि विद्रोह अपनी तिथि से पूर्व जरूर स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग बना ली गई थी। तो जहां जहां भी विद्रोह प्रारंभ हुआ, वहां सभी जगह विद्रोह एक जैसा था। और ये एक जैसा क्यों था? क्योंकि उसकी पहले से ही प्लानिंग हो रखी थी। प्लानिंग पहले से ही हो रखी थी। और ये प्लानिंग कैसे हो पाई? इन सूचना के साधनों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, टेलीग्राम था उस टाइम, टेलीग्राम, इन सब चीजों के माध्यम से और तार के माध्यम से और पत्र व्यवहार के माध्यम से ये सारी सूचनाएं दूर दूर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल पाई, जिससे कि लोगों ने एक जैसी नीतियां बनाई। जैसे रोटी का, एक घर से दूसरे घर रोटी का जाना, ये आप कह सकते हैं ये एक प्रकार की योजना थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों को टैकल करने का काम किया गया था। अंग्रेजों को टैकल करने का काम किया गया था। सुनना आगे। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भली भांति कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न छावनियों के सिपाहियों के मध्य अच्छा संचार संबंध स्थापित किया गया था। उदाहरण के लिए, जब मई के प्रारंभ में 7वीं अवध कैवलरी ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 इन्फेंट्री के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि
विभिन्न छावनियों के मध्य संचार के साधन विद्यमान थे। सिपाही अथवा उनके संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचारों को ले जाने का काम कुशलता पूर्वक कर रहे थे। परस्पर मिलने पर सिपाही केवल विद्रोह की योजना बनाते थे और उसी विषय में बातें करते थे। तो ये बता रहा है कि उस समय का जो भारत था, उस समय का जो सिपाही था, उन सब के दर्द एक जैसे थे और वो अपने दर्द के बारे में एक दूसरे से बखूबी बात करते थे और इस बात पर भी डिस्कस करते थे कि हम कैसे अपना विद्रोह प्रारंभ करेंगे। और जब एक इन्फेंट्री, एक बटालियन ने मना किया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो दूसरी बटालियन को भी यह मैसेज भेजा गया कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो ये आप देखिए कि पूरा भारतीय सैनिक एक दूसरे से बहुत अच्छे से, एक दूसरे से सूचनाओं के माध्यम से जुड़े हुए थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। आप उस समय कल्पना कीजिए, जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हमने कितनी बढ़िया योजना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बेहतरीन विद्रोह किया। लेकिन वो विफल क्यों हुआ? कुछ भारतीय कुत्तों के कारण, जिनको अंग्रेजी रोटी ज्यादा पसंद आ रही थी, भारतीय रोटी अच्छी नहीं लग रही थी। समझ में आई बात? आगे सुनना। यहां एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि विद्रोह की योजनाओं को किस प्रकार बनाया गया था और इनके योजनाकार कौन थे। भाई ये प्रश्न लाजमी है, ये प्रश्न हमसे पूछा जाना चाहिए कि इस विद्रोह की योजना किसने बनाई, कहां बनी और कैसे इसका रूपांतरण किया गया। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना सरल कार्य नहीं है, किंतु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विद्रोह की योजना सुनियोजित रूप से की गई थी। उदाहरण के लिए विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्स की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सिपाहियों पर था। जिस स्थान पर कैप्टन हियर्स नियुक्त था, उसी स्थान पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी नियुक्त थी। इन्फेंट्री का तर्क था कि क्योंकि वे अपने सभी गोरे अफसरों को समाप्त कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का भी यह कर्तव्य है कि या तो वे हेरिस को समाप्त कर दें या उसे कैद करके 41वीं इन्फेंट्री को सौंप दें। किंतु मिलिट्री पुलिस ने इन दोनों दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अंततः यह निश्चय किया गया कि इस विषय में के समाधान के लिए प्रत्येक रेजिमेंट के देसी अफसरों की यह पंचायत को बुलाया जाए। चार्ल्स बॉल, जो विद्रोह के प्रारंभिक इतिहासकारों में से एक थे, ने उल्लेख किया है कि इस प्रकार की पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में आयोजित की जाती थी। इससे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता कि कुछ निर्णयों को अवश्य ही सामूहिक रूप से लिया जाता था। हमें याद रखना चाहिए कि सिपाही पुलिस लाइनों में रहते थे, उनमें से अधिकांश की जाति प्रायः एक ही होती थी, अंततः उनकी जीवन शैली भी एक समान होती थी। वे फैसले सामूहिक रूप से लेते थे और इस प्रकार विद्रोह के कर्ता धर्ता स्वयं ही थे। तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय सिपाही ज्यादा बड़ी पोस्ट पे नहीं होते थे, लेकिन सूबेदार तक की पोस्ट पर होते थे और सारे भारतीय सैनिक उसी से ज्यादा जुड़े हुए होते थे। अंग्रेजों से ज्यादा उनका लगाव नहीं होता था। अपने ही सिपाहियों में जो सबसे बड़ा पद होता था, उससे वो ज्यादा जुड़े हुए होते थे। और यही अलग अलग इन्फेंट्री के, अलग अलग बटालियन के यही बड़े बड़े सिपाही, ये वरिष्ठ सिपाही आपस में डिस्कस करते थे और निर्धारित करते थे कि किस प्रकार से क्या किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि और रात का समय प्रयोग करते थे, और आप भी जानते हैं कि वो वहीं रहते थे जहां अंग्रेजी अफसर भी रहते थे, जिसे सिविल लाइन कहते हैं, जिसे आप कैंट एरिया जानते हो, जहां आर्मी का सारा कुछ रहता है,
जैसे दिल्ली कैंट है, वैसे कानपुर में कैंट है, सब जगह कैंट है भारत में। तो वो कैंट एरिया जो होता है ना, वो आर्मी पैसिफिक लोगों के लिए ही होता है। तो ये लोग भी वहीं रहते थे। तो ये इन लोगों ने पूरा उस एरिया को ये अच्छे से जानते हैं और इन्हें पता है कौन सा अफसर कहाँ है। तो ये जो सिपाहियों के बड़े बड़े अफसर, सिपाहियों में बड़े बड़े जो अफसर होते थे, वो रात को बैठते थे और आपस में डिस्कस करते थे। और ये जान लो, जो अफसर होते थे सिपाहियों में, वो एक ही जाति, अमूमन एक ही जाति के होते थे। बड़ी जातियों के लोगों को ही उस समय आर्मी में सर्व करने का मौका दिया जाता था, छोटी जाति के लोगों को आर्मी में सर्व करने का मौका नहीं दिया जाता था। एक टाइम कुछ समय के लिए बनाई गई थी। ये जो आज जातियों के नाम पे भारत में रेजिमेंट है ना, ये जातियों के नाम पर, जैसे आपकी वो राजपूताना राइफल्स है और आपकी जाट है, आपकी सिख रेजिमेंट है, इनको बनाने का काम अंग्रेजों ने ही किया था। और इनको इसीलिए जाति के आधार पर बनाया गया था, जिससे कि लोग आपस में जुड़े रहे। और क्यों? क्योंकि भारत में जातिवाद सर चढ़कर बोलता था, भारत में जातिवाद सर चढ़कर बोलता था, इसीलिए जातियों के आधार पर ही रेजिमेंट्स का निर्माण किया गया, जिससे कि एक जैसे लोग रहेंगे आपस में तो वो अच्छे से रहेंगे और उनमें बंधुत्व, भाईचारा ज्यादा होगा, जिससे कि वो हमारे प्रति लॉयल भी ज्यादा रहेंगे। तो इसीलिए जातियों के आधार पर रेजिमेंट्स को बनाया गया था। तो जब ये लोग आपस में डिस्कस करते थे रात को बैठ कर, और फिर इन्होंने जो किया है वो आप सबके सामने है, आपने पढ़ लिया है और उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे सुनिए। विद्रोहियों का उद्देश्य एकता स्थापित करने के उपाय। कैसे उन्होंने, विद्रोहियों का क्या उद्देश्य था और उन्होंने आपस में कैसे एकता स्थापित की, ये भी जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा। 1857 ईस्वी में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं से उनके उद्देश्यों का पता चलता है। उल्लेखनीय है कि इन घोषणाओं में जाति और धर्म के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था। अनेक घोषणाओं को मुस्लिम शहजादों अथवा नवाबों की ओर से अथवा उनके नाम पर जारी किया गया था, किंतु उनमें हिंदुओं की भावनाओं का भी आदर किया जाता था तब उनका समान रूप से ध्यान रखा जाता था। वास्तव में इस विद्रोह को अंग्रेजों के विद्रोह एक ऐसे संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लाभ और हानि के समान रूप से भागीदार थे। उदाहरण के लिए विज्ञापनों में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले के गौरवपूर्ण हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था तथा इस बात पर बल दिया जाता था कि मुगल सम्राटों के द्वारा सभी धर्मों का आदर किया जाता था और इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न समुदाय मिलजुल कर रहते थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह के नाम से जो घोषणा जारी की गई थी उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों के नाम पर जनता को इस संघर्ष में भाग लेने का अनुरोध किया गया था। 25 अगस्त 1857 को जारी की गई आजमगढ़ घोषणा से हमें विद्रोहियों के उद्देश्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस घोषणा में उद्घोषित किया गया है, यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसीलिए देश के सभी धनवान लोगों को, विशेष रूप से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक एवं स्वामी माना जाता है, अपने जीवन तथा संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। तो ये जो विद्रोह था 1857 का, ये जो विद्रोह है, इसको हिंदू मुस्लिम एकता का विद्रोह माना गया है। इसको हिंदू मुस्लिम एकता का विद्रोह माना गया है। इसीलिए गांधी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर का व्यक्ति ही भेदी बन जाएगा तो आप फिर से टूट जाएंगे। 1857 का विद्रोह जब समाप्त हुआ और उसको कुचल दिया गया, तो जब गांधी ने इस चीज का अध्ययन किया तो उन्होंने समझा कि जब तक हम अपने घर के भेदी को समाप्त नहीं करेंगे तब तक विद्रोह कभी भी सफल नहीं हो सकता है।
और पर यहां पर मुसलमानों ने कोई गद्दारी नहीं की है। मैं बता दे रहा हूं आपको, 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने कोई गद्दारी नहीं की है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, गद्दार व्यक्ति होता है, इंसान नहीं होता, धर्म नहीं होता, व्यक्ति होता है। एक व्यक्तिगत व्यक्ति गद्दार होता है, उससे धर्म गद्दार नहीं होता। सारे धर्म अच्छे हैं, कोई भी धर्म खराब चीजें नहीं सिखाता। इंसान खराब होता है, स्कूल खराब नहीं होता, बच्चे और टीचर खराब होते हैं। ये बात जानो आप, बच्चे और टीचर खराब होते हैं, स्कूल इमारत कभी खराब नहीं होती। तो धर्म भी खराब नहीं होता, धर्म को मानने वाले खराब होते हैं। समझ में आई बात? तो वैसे ही 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम एकता का विद्रोह माना गया है, और इस विद्रोह ने करा भी अपना काम, लेकिन कुछ अंग्रेजी वफादार कुत्तों ने इस विद्रोह को बर्बाद किया, जिसमें से मैंने आपको 2-4 नाम भी बताए हैं। समझ में आई बात? तो उनके कारण ये विद्रोह विफल हुआ। और जब भी कोई भी आदेश जारी किया जाता था विद्रोह के लिए, तो उसमें बादशाह का नाम और दोनों के ईश्वरों का नाम समर्पित किया जाता था। जैसे कि आपने सुना अभी, मोहम्मद और महावीर दोनों को ही सम्मिलित किया जाता था, जिससे कि जनता इससे भावनात्मक और धार्मिक रूप से भी जुड़ सके। और यह भी आह्वान किया जाता था कि जिन लोगों ने मुगल साम्राज्य में साथ दिया है, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि आप अपनी धन संपत्ति इस विद्रोह में समर्पित करें, जिससे कि यह विद्रोह वो करके दिखाए जो ये करना चाहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह वो विद्रोह है जिसने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को एक नई पहचान प्रदान करी। इसी के बाद अंग्रेजों ने ये नीति प्रारंभ करी कि फूट डालो और राज करो। तभी हिंदू मुस्लिमों में उन्होंने अलग अलग तरीके से मतभेद पैदा किए, और फिर जाकर भारत को उन्होंने तोड़कर ही दम लिया। भारत को तोड़ने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, मुसलमानों को नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत समय तक शिक्षा से दूर कर दिया गया था, और कुछ मुसलमानों ने इस काम को करने में अंग्रेजों की सहायता करी। उसी कारण भारत 2 टुकड़ों में बटा, नहीं तो कभी भी भारत 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ता, कभी भी। समझ में आई बात? अगर 1857 में भारत आजाद हो जाता तो भारत का कुछ और रूप होता। इसीलिए गांधी हमेशा क्या करते थे, धर्म को कभी राजनीति में नहीं आने देते थे। इसीलिए पंडित नेहरू कभी धर्म को राजनीति में नहीं आने देते थे, जिससे कि ये जो दूसरी कौम है हमारी, मैं मानता हूं कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं। गांधी भी हिंदू थे, नेहरू भी हिंदू थे, सब हिंदू थे, लेकिन वो इस चीज को जानते थे कि अगर इस कौम को हमने अपने से अलग किया तो ये हमसे खफा होकर कुछ और भी कर सकती है। इसीलिए वो जोड़ कर रखते थे, जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देते थे, सिर्फ अपनी नहीं चलाते थे। और वो हमेशा संविधान को प्राथमिकता देते थे, धर्म को कभी नहीं। क्योंकि अगर हम धर्म को मानेंगे तो फिर वो भी दूसरा भी अपने धर्म को मानेगा, और जब धर्म की लड़ाई होगी तो इंसान फिर कटेगा, कभी जुड़ेगा नहीं। समझ में आई बात? ये बात हमको आज भी समझनी पड़ेगी। ये आज हमें अपने धर्म की इज्जत करनी है, और हमें दूसरे की भी धर्म की इज्जत करनी है। अगर हम दूसरे की धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो वो फिर हमारे धर्म की इज्जत क्यों करेगा? इज्जत करने से ही तो इज्जत मिलती है ना। अब एक व्यक्ति के खराब हो जाने से हम पूरी कौम को खराब नहीं कह सकते, पूरे धर्म को खराब नहीं कह सकते। हमारे भी धर्म में कमियां थी, हमने दूर करी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, इन सब चीजों को हमने खत्म किया। तो हमें भी उन्हें ये मोटिवेट करना चाहिए, हमें वो एजुकेट करना चाहिए उन्हें, कि जिससे कि वो भी अपनी कुरीतियों को समाप्त कर सके। उन्हें इस चीज का एहसास दिलाया जाना चाहिए कि आपके धर्म में ये जो चीजें हैं ये कुरीति हैं, ये कहीं से भी अच्छाई नहीं है। मोहम्मद साहब ने कभी इस चीज का पैगाम नहीं दिया है कि आप अपने से छोटे लोगों को मार डालो। मारना धर्म का प्रचार नहीं है, आतंकवाद फैलाना धर्म का प्रचार नहीं है। सऊदी अरेबिया में तो कोई आतंकवादी पैदा नहीं हो रहा ना भाई, पैदा कहां हो रहे हैं? जहां गरीब देश है,
और क्यों पैदा हो रहे? क्योंकि वो गरीब है और फिर उनका यूज किया जाता है पेट की रोटी के लिए। समझ में कि हम तुमको पेट की रोटी देंगे, तुम हमारे लिए काम करो। फिर वो बिना सोचे समझे उस काम को अंजाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। समझ में आई बात? तो ये जो था, ये जो 1857 का विद्रोह था, इसने हिंदू मुस्लिम एकता को एक नया परचम दिया, एक नया परचम दिया। जब अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अगर इस देश पर राज करना है तो हमें इन दोनों कौमों को अलग करना पड़ेगा, तभी हम इस पर राज कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी राज नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। समझ में आई बात? आगे सुनो। अपने धर्म की रक्षा के लिए पर्याप्त समय पहले अपना घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे अनेक हिंदू और मुस्लिम मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में भाग लिया। मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी सहायता मिलेगी। इसीलिए जनता की जानकारी के लिए कई मांगों का यह इश्तेहार जारी किया जा रहा है। यह सब का दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं किंतु जिनके पास अपनी सेवाएं देने के लिए साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। सबको मालूम हो कि हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में और भविष्य वक्ताओं एवं पंडितों की गणनाओं में सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेजों के पैर नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए सबका यह कर्तव्य है कि वे अंग्रेजों का प्रभुत्व बने रहने की सारी आशा तोड़ दें, मेरा साथ दें और समान हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा यदि यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से निकल गया तो हमें अपनी मूर्खता पर पछताना होगा। इस प्रकार के आदेश जारी किए जाते थे बादशाह के द्वारा, और सही भी बात है। हमने पछताया, फिर 100 साल हमें पछताना पड़ा। हमने फिर 100 साल की गुलामी सही। क्यों सही? क्योंकि जब हमें मौका मिला था तो हमने सही से काम नहीं किया। तो इस प्रकार से उस समय जनता को जागरूक किया जाता था, जनता को जोड़ा जाता था इस विद्रोह में। इस प्रकार से जिनके पास भोजन नहीं था, बादशाह कहता था कि आप जुड़ो हमारे साथ, हम आपको भोजन देंगे। और दोनों धर्मों का सम्मान करते हुए बादशाह आगे बढ़ता था। समझ में आई बात? दोनों धर्मों का सम्मान करते हुए बादशाह आगे बढ़ता था। देखो, बादशाही भी यहां तभी चली जब भारत के हिंदुओं ने उनका साथ दिया। मैंने पहले ही बता दिया, जब तक यहाँ के लोगों ने बाहर के लोगों का साथ नहीं दिया तब तक यहाँ पर किसी बाहरी का शासन नहीं स्थापित हुआ है। यहाँ के लोगों ने ही बाहरी का, अपने हित के लिए बाहरी का साथ दिया, तभी यहाँ पर बाहरी का शासन स्थापित हुआ। लेकिन हाँ, मुगलों में एक खासियत थी कि उन्होंने भारत को लूटा नहीं है। उन्होंने भारत में वो भारत में मिल गए हैं। वो भारत को लूट कर कहीं लेके नहीं गए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने भारत को लूटा है। क्यों लूटा है? क्योंकि वो भारत का धन कहां ले गए? अपने देश। उन्होंने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने देश के विकास के लिए किया। इसीलिए अंग्रेजों को लुटेरा कहा गया है। जो भी गजनी लुटेरा है, मैं कहूंगा गजनी लुटेरा है। क्यों? क्योंकि वो भारत का धन अपने देश ले गया है। उसने भारत में विकास का काम नहीं किया है। समझ में आई बात? तो जो लुटेरा है उसे लुटेरा कहा जाएगा, और जिसने नहीं लूटा है उसे लुटेरा नहीं कहा जाएगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। स्पष्ट है कि जमींदार बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा थोप दिया है और कई जमींदारों को बेइज्जत एवं बर्बाद किया है। बकाया लगान के कारण उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई है। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी
जनाना, नौकर अथवा किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी सम्मानित जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्च की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के अनावश्यक खर्चों का उद्देश्य प्रतिवादियों को दरिद्र बना देना रहा है। जमींदारों के खजाने को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर वर्ष खाली किया जा रहा है। इस प्रकार की वसूलियों का बादशाही सरकार में कोई स्थान नहीं होगा। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और प्रत्येक जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से बादशाह जमींदारों को भी अपनी तरफ करने का कोशिश करता है। गरीबों को भी एक अलग तरीके से और जमींदारों को एक अलग तरीके से सबको जोड़ने का प्रयास कर रहा है बादशाह, जिससे कि वो फिर से अपनी ताकत के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सके और उनसे मोर्चा ले सके और इस भारत को गुलामी की जंजीर से बाहर निकाल सके। इसलिए वो कर रहा है ये काम, जिससे कि इस भारत को फिर से वही गरिमा मिल सके जो इसकी वास्तविक गरिमा है, जो इसे मिलनी चाहिए, जो इसका सच्चा हक है, वो इसे फिर से मिल सके। इसके लिए वो फिर से काम कर रहा है। समझ में आई बात? जिसको जैसे वो कन्विंस कर सकता है वो वैसे उसे कन्विंस कर रहा है। जमींदारों को अलग तरीके से, किसानों को अलग तरीके से, सबको अलग तरीके से वो अपने में मिलाने का काम कर रहा है, जिससे कि वो स्ट्रांग हो सके, ताकतवर हो सके और वो बैक फोर्स कर सके इस अंग्रेजी ताकत को। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस अधर्मी और फिर अब व्यापारियों को कैसे उसने जोड़ा है, सुनना। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़ा, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। डाक खर्च, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में सेंध लगाई जा रही है। इन सभी रियायतों के बावजूद व्यापारियों को दो कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। बादशाही सरकार बनने पर इन सभी फरेबी तौर तरीकों को समाप्त कर दिया जाएगा। जल व थल दोनों रास्तों से होने वाला सभी प्रकार का व्यापार भारतीय व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसीलिए प्रत्येक व्यापारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस संघर्ष में भाग ले तथा बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। तो इस प्रकार से व्यापारियों को भी इस विद्रोह में सम्मिलित किया गया कि आप हमारे इस विद्रोह में सम्मिलित हो। आपके ऊपर जिस प्रकार के प्रतिबंध इस अंग्रेजी सरकार ने लगाए हैं, हम उन सब को हटा देंगे जब हम फिर से सत्ता में आएंगे। जब हम फिर से सत्ता में आएंगे तो हम उन सब चीजों को हटा देंगे जिनसे आपकी स्थिति को बर्बाद किया गया है। जो चीजें पहले आपके कंट्रोल में थी वो फिर से आपको दे दी जाएगी। तो इस तरह से देखो आप किस प्रकार से जनता को जोड़ा जा रहा है इस विद्रोह में, हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब तक पूरा भारत नहीं जुड़ेगा तब तक भारत को आजाद नहीं किया जा सकता। गांधी ने भी यही किया है, कुछ अलग नहीं किया, क्योंकि परिवर्तन तभी आएगा जब सब जुड़ेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक के जुड़ेंगे, तब जाकर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन तभी संभव है जब पूरा देश जुड़ेगा। सिर्फ एक के जुड़ने से कभी कुछ नहीं होता। हाँ, पर यह सच है कि पहले कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको काम करना है तो, और अगर आप नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई आपके पीछे नहीं चलेगा। पहले आपको वो कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो गांधी ने वो काम किया, तब जाके गांधी महान बने। सिर्फ उन्होंने बातें नहीं करी हैं या किताबें नहीं लिखी हैं या सिर्फ समाचार पत्र नहीं, उन्होंने जनता के साथ जुड़ने का काम किया है। उन्होंने आश्रम बनाए अपने, उन्होंने लोगों का दुख दर्द झेला, उनके लिए लाठियां खाई, उनके लिए जेल गए, तब जाकर वो महात्मा बने हैं भाई। कोई एक दिन में महात्मा नहीं बने हैं वो।
दूसरे भी खा लेते उतनी लाठियां, उतने डंडे, उतनी जेल, तो वो भी महान बन जाते। किसी ने रोका था? पर आपने वो काम नहीं किया ना, वो कर्तव्य नहीं किया, तो आप कैसे उस दर्जे पर आ जाएंगे? उस दर्जे पे आने के लिए आपको वो काम भी तो करना पड़ेगा ना भाई। जब उस व्यक्ति ने वो काम किया है तो वो आज उस स्थान पर है। उनसे भी बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि उनसे बड़े लोग नहीं, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उस समय उस लूट से निकालने का काम भारत को किसने किया है? अगर ये 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो कुछ और हीरो होते, कोई और हीरो होता, समझ में आई बात? नाना साहब हो सकते थे, रानी लक्ष्मीबाई हो सकती थी। आज भी तो हम उन्हें अपना हीरो मानते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही ये चेतना जगाई कि इनको भी हराया जा सकता है। ये कोई वीर भोग नहीं है कि इनको नहीं हराया जा सकता, ये भी इसी माटी के हैं और इनको भी दर्द होता है। इनको भी मारोगे तो इनके भी गाल लाल होंगे और ये भी इस जमीन को छोड़कर जाएंगे। इसीलिए हम उनको भी तो हीरो मानते हैं ना। तो ये वो भी तो रहा है ना। बादशाह देखो कैसे अपनी जनता को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। अब सुनो, सरकारी कर्मचारियों को कैसे उसने आकर्षित किया, जो अंग्रेजी सरकार के काम में कर रहे हैं उनको कैसे आकर्षित किया। अब यह कोई रहस्य की बात नहीं कि ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रशासनिक एवं सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को सम्मान नहीं मिलता। सुन लो, भारतीय लोगों को सम्मान नहीं मिलता, उनका वेतन कम होता है और उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। प्रशासनिक और सैनिक दोनों सेवाओं में प्रतिष्ठित और धन वाले सारे पद केवल अंग्रेजों को ही दिए जाते हैं। इसीलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले सभी भारतीयों को अपने मजहब और हितों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी को छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें अभी 200-300 रुपए मासिक वेतन मिलेगा और भविष्य में ऊंचे पद मिलेंगे। तो बादशाह देखिए कैसे कैसे अंग्रेजों के लिए काम करने वाले सरकारी लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किए और हुए भी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। भारत उठा, जागा, चला, तभी तो ये विद्रोह इतना बड़ा बना भाई। अगर इतना बड़ा नहीं बना होता तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे होते, इतना बड़ा इसके ऊपर चैप्टर नहीं होता। ये चैप्टर इसीलिए है क्योंकि भारत उस समय जागा था, उठा था, चला था और उसने थप्पड़ भी मारा था सामने वाले, उसने थप्पड़ भी मारा था, उसने विद्रोह अपना प्रकट किया था और बहुत अच्छे से किया था। समझ में आई बात? इसीलिए तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ना। इसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ लेकिन फिर उतना बड़ा नहीं हो पाया। फिर तो आजादी का मूवमेंट जो गांधी ने चलाया वही चला, वही चला। फिर तो 1920 के बाद गांधी जी जुड़ते हैं, 15 से गांधी जी जुड़ते हैं कांग्रेस में। फिर जो होता है वो सबको पता है, अभी आगे पढ़ते चलेंगे वो भी। चौथा, कारीगरों के विषय में इसमें कोई संदेह नहीं कि इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वाले बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदियों को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की स्थिति में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में नियुक्त किया जाएगा। निसंदेह इससे उनकी उन्नति होगी। इसीलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। तो इस प्रकार से कारीगर वर्ग को भी बादशाह ने अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, उनसे उनका सहयोग मांगा कि आप हमसे जुड़े, आपकी स्थिति को बेहतरीन किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। आगे, पंडितों, फकीरों एवं अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के विषय में क्या है? पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्म के संरक्षक हैं, यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु हैं। और जैसा कि अब धर्म के कारण ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा गया है, इसीलिए पंडितों और फकीरों का कर्तव्य है कि वो स्वयं को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना योगदान दें। तो इस प्रकार से बादशाह ने इन सभी लोगों से आह्वान किया कि आप जुड़िए और इस देश को फिर वही रुतबा दिलाइए जो इसका वास्तविक रुतबा है। इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाइए, नहीं तो ये जो आए हैं ये इसके एक एक पंख को
उखाड़ लेंगे और ले जाएंगे अपने देश। आज इंग्लैंड में इतनी समृद्धि है तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने दुनिया को लूटा है। आज उनकी बिल्डिंगें इतनी सुंदर सुंदर है तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने देश को, दुनिया के अनेकों देशों को अपने फायदे के लिए लूटा है, अपने फायदे के लिए लूटा है। तब जाकर वो इतने ज्यादा समृद्धशाली बने हैं, तब जाकर उनके लोगों के पास इतना पैसा है, तब जाकर उन्होंने अपनी जनता को कहीं यहां भेजा है तो कहीं वहां भेजा है। आप सबको पता है पूरा ऑस्ट्रेलिया किसका है? यूरोपियों का है। ऑस्ट्रेलिया के ये मूल निवासी नहीं है, ये वहां के इंडिजीनियस पीपल नहीं है, और ना ही अमेरिका में जो आज यूएसए है, ये लोग भी असली अमेरिकन्स नहीं है। ये सारे के सारे यूरोपियंस हैं, सारे के सारे। इन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, पूरी दुनिया को। तब जाकर ये इतने समृद्धशाली बन पाए हैं, तब जाकर इतने समृद्धशाली बने हैं। समझ में आई बात? तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और आज भी लूट रहे हैं और हम तब भी नहीं समझ पाते। आगे सुनो। उल्लेखनीय है कि आंदोलन की अवधि में ब्रिटिश प्रशासकों ने हिंदू मुसलमानों के मध्य स्थापित एकता को तोड़ने तथा उनके बीच भेदभाव की खाई उत्पन्न करने के भरसक प्रयास किए, किंतु उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि ब्रिटिश प्रशासन ने दिसंबर 1857 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काने के लिए 50,000 रुपए की विशाल धनराशि व्यय की थी, तथापि वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। देख लो, अंग्रेज इस बात को भली भांति समझ गए थे कि अगर भारत पर हमें राज करना है तो हमें इन दोनों कौमों को एक दूसरे से अलग रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम इस देश पर राज कर पाएंगे, नहीं तो हमारा इन पर राज करने का सपना टूट जाएगा। तो 1857 में भी उन्होंने किया ये प्रयास, लेकिन वो तब सफल नहीं हुए, लेकिन इसके बाद वो सफल हो गए। और उसी का परिणाम है पाकिस्तान। अपने आप को बहुत पाक कहते हैं, बहुत शुद्ध कहते हैं, लेकिन शुद्ध एक पैसे के नहीं है वो। समझ रही बात? उत्पीड़न के प्रतीकों के विरुद्ध अब ये समझते हैं। विद्रोहियों का संघर्ष उत्पीड़न के प्रतीकों के विरुद्ध भी था। विद्रोह के दौरान जारी की जाने वाली घोषणाओं में फिरंगी राज से संबंधित हर चीज को नकारा गया। विद्रोही नेताओं द्वारा बार बार इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेज विश्वसनीय नहीं थे, उन पर विश्वास करना स्वयं को धोखा देना था। अंग्रेजों ने जिस प्रकार छल प्रपंच का सहारा लेकर देसी रियासतों पर अधिकार कर लिया था और जिस प्रकार वे अपने ही द्वारा किए जाने वाले समझौतों का उल्लंघन कर रहे थे, उसके लिए इन घोषणाओं में उनकी कटु आलोचना की जाती थी। मतलब अंग्रेजों का विरोध हद से ज्यादा हो गया था, और विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने हर बार भारतीय लोगों के साथ छल किया था। हर बार, कभी भी उन्होंने भारतीय लोगों के साथ अपने वचन पर वो नहीं टिके थे, कभी भी नहीं टिके थे भाई। वो टिकने आए भी नहीं थे, वो लूटने आए थे आपको। तो उनके पास जो संभव तरीका होगा वो वैसे आपको लूटेंगे, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था आपको लूटना और लूट कर अपने देश की तिजोरी भरना। उनका मूल उद्देश्य ये था, उनका मूल उद्देश्य आपका विकास करना नहीं था। अब आप ही गलत, आपने ही उनकी आंखों को नहीं पढ़ा, तो गलती किसकी है? आपकी है। आपकी गलती के कारण आपका देश गुलाम बना है हमेशा, फिर आपकी गलती से ही बनेगा हमेशा। समझ में आई बात? गुलाम, आपकी गलती ही आपको फेल कराती है, आपकी गलती ही आपको पास कराती है, ये जान लो। समझ में आई बात? आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी मेहनत, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं बढ़ा सकता, कोई नहीं बढ़ा सकता। समझ रहे हो? मैं, आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं बढ़ोगे। अगर इन्होंने विद्रोह नहीं किया होता तो ये विद्रोह कभी नहीं हुआ होता। अगर वो शोषण सहते रहते तो सहते रहते। आगे सुनो।
लोग इस बात को नहीं भूल पाए थे कि भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था के कारण छोटे बड़े अनेक भूस्वामी अपनी जमीनों से बेदखल कर दिए गए थे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने दस्तकारों एवं बुनकरों को नष्ट कर डाला था। घोषणाओं में ब्रिटिश शासन के प्रत्येक पहलू पर वार किया जाता था। फिरंगियों पर आरोप लगाया जाता था कि उन्होंने भारतीयों की सुस्थापित एवं सुंदर जीवन शैली को तहस नहस कर डाला था। घोषणाओं के द्वारा जन सामान्य को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि विद्रोहियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीयों की उन पुरानी दुनिया की पुनर्स्थापना करना था। तो ये बादशाह अपने जो आदेश जारी करता था, अपने इन आदेशों में अंग्रेजों के द्वारा, फिरंगियों के द्वारा की गई उत्पीड़ना को बताता था। जनता के ऊपर की गई उत्पीड़ा, उनको किस प्रकार से अंग्रेजों ने कष्ट पहुंचाया है, इसके बारे में बताता था। और बताता था कि अगर मैं आया तो मैं फिर से आपको वही खुशहाली दूंगा जो आपकी थी, जो आपके हक में थी, वो फिर से आपको मिलेगी, फिर से आपका जीवन बेहतरीन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जनता को जोड़ा जा रहा था। विद्रोही उद्घोषणाओं में यह व्यापक डर स्पष्ट रूप से झलकता था कि अंग्रेज संपूर्ण भारत का ईसाईकरण करना चाहते थे। देखो, धर्म बड़ी चीज है। अगर धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ोगे तो बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, लेकिन विकास के नाम पर, काम के नाम पर जोड़ने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं जुड़ेंगे। समझ में आए? तो इसीलिए जो विद्रोही थे वो भी धर्म का प्रयोग करते थे। वो कहते थे कि अगर ये रह गए यहाँ पर फिरंगी तो ये पूरे भारत का ईसाईकरण कर देंगे, ना कोई मुसलमान रह जाएगा और ना ही कोई हिंदू, ना कोई बौद्ध, ना कोई जैन। तो समझ जाओ भारतीयों कि अगर अपना धर्म तुम्हें बचाना है तो तुम्हें इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी आप अपना धर्म, अपना समाज, अपनी मर्यादा को बचा पाओगे। नहीं तो संभव नहीं है, नहीं तो संभव नहीं है। क्योंकि धर्म क्या है? अफीम है। एक बार धर्म का नशा सुभा दो ना लोगों को, फिर उसके बाद वो और कुछ नहीं सोचते। मतलब सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, कोई भी एक बार धर्म की पुड़िया चढ़ गई, फिर उसके बाद ऐसा नशा चढ़ता है, जब तक 2, 4, 10, 20, 30, 100, 50 लोगों का खून ना हो जाए ना, तब तक वो नशा नहीं उतरता, वो नशा नहीं उतरता। आज के समय में, पहले के समय में इसी चीज को जोड़कर, इसी चीज का प्रयोग करके क्रांतियां की गई थी, और आज उसी चीज का प्रयोग करके लोगों को लोगों से दूर किया जा रहा है। समझ में आई बात? अरे आप बताओ मुझे, अगर आप अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं तो आपको कोई आपका धर्म परिवर्तित करा सकता है? बिल्कुल नहीं। कदापि भी नहीं। आप अपने धर्म से जुड़े रहिए, कोई कितना भी कहे आप अपना धर्म मत बदलिए। कैसे कोई बदल देगा? और देश संविधान से चल रहा है। सरकार की यह ड्यूटी है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी मिले। ये सुनिश्चित करना किसका काम है? सरकार का काम है ना। तो इसका मतलब सरकार में कहीं ना कहीं तो कमी है, सरकार में कहीं ना कहीं कमी है, सरकार में कहीं ना कहीं लोचा है। तभी तो धर्म के नाम पर उत्पीड़न आज भी हो रहा है, धर्म के नाम पर उत्पीड़न आज भी हो रहा है। समझ में आई बात? आगे सुनो। हिंदू मुसलमान, वे हिंदू मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करके उन्हें ईसाई बना लेना चाहते थे। ईसाईकरण के इस भयंकर खतरे के कारण लोग चल रही अफवाहों पर सरलता पूर्वक भरोसा करने लगे। जैसे आटे में सुअर और गाय की हड्डी को पिसवाकर मिलाया गया है, इस प्रकार की अफवाहों पर इसीलिए लोग आसानी से भरोसा कर लेते थे। जन सामान्य को यह प्रेरणा दी गई कि सब एक होकर धर्म और जाति के भेदभाव को भूलकर अपने व्यवसाय, धर्म, सम्मान एवं अस्मिता के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष में भाग लें।
विद्रोही उद्घोषणाओं के अनुसार यह संघर्ष व्यापक सार्वजनिक हित के लिए प्रारंभ किया गया संघर्ष था। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए छेड़ा गया यह संघर्ष अनेक स्थानों पर ब्रिटिश शासन के समर्थकों अथवा जनता के उत्पीड़कों के विरुद्ध संघर्ष में बदल जाता था। समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि विद्रोह के दौरान शहर के संप्रभुत्व जनों, जिन्हें ब्रिटिश समर्थक समझा जाता था, जो जानबूझकर अपमानित किया जाता था, अनेक ग्रामों में सूदखोरों के बही खातों को जला दिया गया तथा उनके घरों में तोड़ फोड़ की गई। विद्रोहियों की इन गतिविधियों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता था कि वे हर प्रकार के उत्पीड़न के विरुद्ध थे। वे परंपरागत स्वप्नों अर्थात ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करके संभवतः एक अधिक समता परक समाज की स्थापना करना चाहते थे। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि उनकी इस विचारधारा की कोई स्पष्ट झलक उनकी उद्घोषणाओं से नहीं मिलती। उद्घोषणाओं में मुख्य रूप से सभी सामाजिक समूहों से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हो जाने तथा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की अपील की जाती थी। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से पूरे भारत को जोड़ा गया था और हर उस व्यक्ति के खिलाफ भारत को जोड़ा गया था जो भारत के लोगों का उत्पीड़न कर रहा था, जो भारत के लोगों को उत्पीड़न कर रहा था, उसके खिलाफ जोड़ा गया था और कहा गया था कि अगर हम आज नहीं लड़े तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। आज अगर हमने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो फिर भारत पूरा जुड़ा। आगे सुनिए, वैकल्पिक सत्ता की खोज कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर शासन कौन करेगा। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना जनता कि अंग्रेज जाएंगे तो उसके बाद हम पर शासन कौन करेगा और क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो जनता को ये भी बताया जाता था। क्या बताया जाता था? सुनना। वास्तव में विद्रोही नेता भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके देश में 18वीं शताब्दी की पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के पतन के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों में एक प्रकार की सत्ता एवं शासन संरचना की स्थापना का प्रयास किया। यह और बात है कि वे अपने इस प्रयोग को अधिक समय तक चलाने में सफल नहीं हो सके। नेताओं ने दरबारी संस्कृति का अनुसरण करते हुए विभिन्न पदों पर अधिकारियों को नियुक्त किया, भू राजस्व की वसूली तथा सैनिकों के वेतन भुगतान का प्रबंध किया। मतलब कि अंग्रेजों से पहले जो भारत में व्यवस्था थी उसी व्यवस्था पर फिर से हम चलना प्रारंभ करेंगे, फिर से हम उसी व्यवस्था पर चलना प्रारंभ करेंगे। यह निश्चित किया गया था अंग्रेजों के चले जाने के बाद। अंग्रेजों के चले जाने के बाद यह निश्चित किया गया था कि भारत को फिर से उसी पुराने रास्ते पर चलाया जाएगा जो पहले वाला था। जो जैसे पहले भारत था, जैसे राज्य व्यवस्था थी, उसी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिर से भारत को चलाया जाएगा। उन नेताओं ने निर्धारित किया था जो इस आंदोलन के नेता थे, उन लोगों ने यही निर्धारित किया था। लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अगली क्लास में हम समझेंगे इस विद्रोह के पतन के कारणों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।